तर्जुमा की जाए तो तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री राहुल डांबाले जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर मौजूद सीनियर पॉलिटिशियन और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब एडवोकेट जयदेव गायकवाड़ साहब, यूसुफ भाई, मंच पर बैठे हुए हबीब शेख साहब और सामाजिक तौर पर जागरूक पिंपरी चिंचवड़ के सभी नागरिक भाइयों और दोस्तों, प्रोग्राम के जो उन्वान है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि संविधान सभा, ये संविधान बनी कैसे। तो 1946 में जब ये तय हो गया कि दो देश होंगे, भारत एक अलग स्वतंत्र देश होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप में हमने उसके स्वीकार करके भारत को एक गणतंत्र देश बनाया। जब हमने संविधान को स्वीकार किया तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां ये थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें कुछ अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। सिटीजनशिप पे चैप्टर है, राज्य और सेंटर के संबंध के ऊपर चैप्टर है, मूलभूत अधिकार हैं उनके ऊपर चैप्टर है, जो आपके जो मूल दायित्व हैं, ड्यूटीज हैं उनके ऊपर चैप्टर्स है, सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर चैप्टर्स है, जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर चैप्टर्स है, दलित और आदिवासी हैं उनको क्या अधिकार है उस पर भी अध्याय है। और एक एक आर्टिकल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विस्तृत चर्चा हुई और लोगों ने खूब दिल खोल करके चर्चा किया। बड़े बड़े लोगों ने चर्चा किया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने चर्चा किया, यहाँ तक कि हीटेड डिबेट भी हुए, गर्मा गर्म चर्चा हुई। एक तरफ दक्षिणपंथी लोग थे तो एक तरफ उत्तरपंथी लोग थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई जो मध्यम मार्ग में चले थे। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ और हमने उसको अपनाया और आज जो देश प्रगति के पथ पर है और इतने दिनों तक यहाँ पर लोकतंत्र टिका हुआ है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भाईचारा, राष्ट्रीय एकता टिकी हुई है, वो इसीलिए कि हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन आज आपको ये बात महसूस हो रही है कि संविधान हमारा खतरे में है और इसको बचाने की बेहद जरूरत है। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि संविधान किसके लिए जरूरी है। यहाँ पे हमारा एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, उनसे भी मेरा सवाल है, और यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा सवाल है कि पुलिस स्टेशन किसको चाहिए? किसको चाहिए पुलिस स्टेशन? क्या अमीर आदमी को चाहिए? क्या दबंग को चाहिए? क्या मजबूत आदमी को चाहिए? क्या ताकतवर को चाहिए? इनको पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन की जरूरत किसको है? जो गरीब हैं, कमजोर हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, उनको पुलिस स्टेशन की जरूरत है। क्योंकि जब उनके अधिकारों पे हमला होता है, जब गरीब को अमीर सताता है, कमजोर को मजबूत सताता है और जब नीचे वाले को बड़ा सताता है, तो आदमी कहां जाता है? पुलिस स्टेशन में जाता है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन का जो संकल्पना है वो महफूज रहे, सुरक्षित रहे, स्वतंत्र रहे, और जब सुरक्षित रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, टिका हुआ रहेगा, तो हमारे अधिकार भी टिके हुए रहेंगे। उसी तरह से संविधान किसको चाहिए? जो इस देश के कमजोर हैं,
माइनॉरिटीज को चाहिए, जो गरीब हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को चाहिए, ओबीसीज को चाहिए, किसानों को चाहिए, लेकिन जो अमीर हैं उनको नहीं चाहिए, जो मजबूत हैं उनको नहीं चाहिए, जो स्वर्ण हैं उनको नहीं चाहिए, ब्राह्मणवादियों को नहीं चाहिए, क्योंकि जब संविधान नहीं रहेगा तो उनको अत्याचार करना और नीचे के लोगों को दबाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप संविधान को बचाइए, चाहे जैसे भी हो इसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि जब तक संविधान आपका जिंदा रहेगा आप एक शहरी के तौर पर आप महफूज रहेंगे, और जिस दिन संविधान पर हमला होगा आपकी शहरियत खतरे में आएगी और आपके जितने इख्तियारात हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हों या एक सिटीजन के तौर पर दिए गए राइट्स हों या एक माइनॉरिटीज के तौर पर दिए हुए राइट्स हों, ये सारे आपके खतरे में आ जाएंगे। तो मेरा यह मानना है दोस्तों कि सबसे पहले जा करके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को खरीदिए और अपने घर में रखिए और उसको पढ़ने की शुरुआत कीजिए। आज संविधान सारे भाषाओं में मिलता है, उर्दू में भी है। मैं नांदेड़ में गया था तो इस बार के वहां पे वंचित बहुजन की आघाड़ी के कैंडिडेट फारूक साहब ने मुझे उर्दू में संविधान की कॉपी दी। मराठी में तो पहले से है, हिंदी में पहले से है, अंग्रेजी में है, भारत के सभी जबानों में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज है। आप जिस भाषा को पढ़ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को रखिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या इख्तियारात हैं, और जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे, एम्पावर्ड महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हम मजबूत हो गए हैं, एक अलग तरह की मजबूती आप में आएगी। तो मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सबसे पहली जो कदम है वो यह है कि एक कॉपी को खरीदिए, खुद पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, और अगर ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ कॉपीज खरीद करके लोगों में भी इसको बांट दें। दोस्तों, आज जो हालात हैं यहाँ पे 10 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं एक बार उनको पढ़ना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है वक्फ का मुद्दा है कि वक्फ का बिल बना करके मुसलमानों की जमीनें हैं उस पर कब्जा की जाए। मुस्लिम आरक्षण, नफरत का माहौल, नफरत का भाषण, CAA NRC, मॉब लिंचिंग और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे दिए हुए हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो हो रहे हैं ये फैक्ट्स हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए। ये हो रहे हैं, ये हैं और ये होंगे, क्योंकि जो लोग शासन में बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता एक ही है और इनकी पूरी राजनीति ध्रुवीकरण पे चल रही है, नफरत पे चल रही है, भाई भाई में कैसे दरार डाली जाए उस पे चल रही है। जितना ज्यादा दरार बढ़ेगी, जितना ज्यादा बाइफर्केशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिसयूनिटी सोसाइटी में बढ़ेगी, उतनी उनकी सरकार बनती चली जाएगी। और आप उम्मीद करते हैं कि मैं फलाने आदमी को लेटर लिख दूंगा, फलाने आदमी को लेटर लिख दूंगा तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो ईंट निकलता है सांचे से, सारे ईंट एक जैसे होते हैं और वो सांचा है RSS, और वहीं से सब लोग आए हुए। जो भाषा एक सामान्य बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पे बोलता है वही भाषा इनके मंत्री और संतरी बोलते हैं, वही भाषा यहाँ के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों के मन में है। भले उन पे कानूनी दबाव वो लिख नहीं सकते, लेकिन वही बात उनके दिमाग में। तो मेरा यह मानना है कि इससे लड़ेंगे कैसे? इससे लड़ने का एक ही तरीका है, संविधान की कॉपी। और संविधान की कॉपी में 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को भारत का बराबर का शहरी तस्लीम कीजिए। दोस्तों, किसी भी एतबार से अगर देखा जाए तो आप जो है
भारत के शहरी हैं, और शहरी नहीं है, एक एम्पावर्ड सिटीजन है, एक ऑनर्ड सिटीजन है। जब देश आजाद हुआ था तो जिस तरह से हर चीजों पे एक अलग अलग कानून है, उसी तरह से एक फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट भी है। उसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम मेजॉरिटी पश्चिम का भाग पाकिस्तान बनेगा, मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्टर्न पाकिस्तान बनेगा, और हिंदू मेजॉरिटी एरिया वो इंडिया बनेगा, और वहां पे जो भी लोग हैं उनको ये आजादी मिलेगी कि जहां रहना चाहे वहां पे माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो संविधान हुआ। जिन लोगों को अच्छा लगा भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करने का, वो वहां पे माइग्रेट हो गए। जिनको अच्छा लगा पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आना, वो यहां पर आ गए। कानूनी एतबार से सब सेटल हो गए। ये तो कानून कहता है। दोस्तों, जब आप माइग्रेशन का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जयदेव गायकवाड़ साहब, एक बात फैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हिंदू भी थे जो भारत से माइग्रेट होकर के पाकिस्तान चले गए। बहुत सारे मुसलमान थे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आए। ऐसा नहीं था कि सारे माइग्रेट होने वाले भारत से मुसलमान थे, उसमें हिंदू भी थे। और पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया में आने वाले सारे हिंदू नहीं थे, मुसलमान भी थे। अपने अपने जरूरतों के मुताबिक, अपने अपने सहूलियत के मुताबिक, अपने अपने रहने के हिसाब से मुताबिक लोगों ने माइग्रेट किया। तो इसका मतलब है कि कानूनी एतबार से हम भारत के ऑनर्ड सिटीजन हैं। आपको गुमान होना चाहिए, आपको फख्र होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सामाजिक एतबार से ये बात लगभग हजारों राइटर्स ने लिखी है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, 95 से 98% जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स, दूसरे मजहबों से कन्वर्ट होकर के उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। चाहे उसमें मेजॉरिटी हिंदूज हैं, कुछ बुद्धिस्ट से कन्वर्ट हुए, कुछ जैन से कन्वर्ट हुए, कुछ ट्राइबल्स भी कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होकर के आप इस्लाम में आए। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले एक न्यूज था कि यूपी का एक गांव है जहां के लोगों ने, मुसलमानों ने खास करके, अपने लीनेज यानी पीछे जाने की कोशिश की है कि हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे। तो पता चला कि उनके परदादा कोई तिवारी थे, उनके पीछे कोई मिस्र थे, उनके पीछे कोई पांडे थे। अब उन लोगों ने वो टाइटल लगाना शुरू कर दिया। आप तो महाराष्ट्र में पहले से देख चुके हैं, देशमुख तो देखे हैं ना, बहुत सारे मुसलमान देशमुख टाइटल लगाते हैं। और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं, खास करके कोकण में जाइए, मुसलमान टाइटल लगाते हैं। यानी सामाजिक एतबार से आप यहीं के थे और आपने सिर्फ अपना मजहब बदल लिया। तो मजहब बदलने की आजादी तो सभी को है, आज भी मजहब बदलने की आजादी सबको है। बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल हिसाब से भी देखा जाए तो आप यहां के बराबर के शहरी हैं। एक हमारे दोस्त हैं, वो रहते हैं बॉम्बे में, उन्होंने एक किताब लिखी है मूल निवासी मुस्लिम। उसमें उन्होंने एक जिक्र किया है कि माइकल बैमशेड एक शोधकर्ता थे, रिसर्चर थे, और उन्होंने जो DRDO है यानी भारत का डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा से उन्होंने साबित किया है कि कास्ट हायरार्की में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, भारत में रहने का जो हक है उतना बढ़ता जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर अपर कास्ट है तो उसका ताल्लुक बाहर से है, और जितना ही लोअर कास्ट है उसका ताल्लुक यहां से। तो मैंने तो ये पहले ही कहा है कि जितने जो लोअर कास्ट थे, ट्राइबल्स थे, शेड्यूल कास्ट थे, OBCs थे, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया। तो एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशल एतबार से भी देखा जाए तो आप यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं। अगर कोई कहे कि आपका पाकिस्तानी है तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। आप भारत के
बिल्कुल ऑनर्ड सिटीजन है, इस बात पे आपका गुमान होना चाहिए। और अगर कोई आपको पाकिस्तानी कहे तो उसको चर्चा मत कीजिए, सीधे उसके खिलाफ में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए कि हम कानूनी एतबार से, सामाजिक एतबार से, एंथ्रोपोलॉजिकल एतबार से, संविधान के एतबार से हम भारत के शहरी हैं, ये हमको पाकिस्तानी कैसे कर सकता है? क्या इसने सर्टिफिकेट बांटने का कोई ऑफिस खोल रखा है? दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि सोशल हार्मनी और नेशनल यूनिटी पे काम कीजिए जहां भी मौका मिल सके, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहते हैं समाज में लड़ाई झगड़े हो, डिसयूनिटी हो। जितने डिसयूनिटी होगी, जितना लड़ाई झगड़ा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा, उतना उनको फायदा होगा। अगर उसको उनको काउंटर करना है तो आप समाजी एकता के लिए काम कीजिए, सोशल हार्मनी के लिए काम कीजिए। दूसरे, अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई महामारी हो जाए, किसी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, वहां पे किसी भी जात धर्म को देखे बिना सबसे पहले आप वहां पे हाजिर रहिए। उसके लिए आप काम कीजिए, गरीबों के लिए काम कीजिए, औरतों के लिए काम कीजिए, जो यतीम बच्चे हैं बिना उनका मजहब देखे उनके लिए काम कीजिए। यहाँ के जो हमारे जो मेजॉरिटी हिंदू भाई हैं, जिनके दिलों में नफरत बोया गया है, उनके दिल को जीतने की कोशिश कीजिए। देखिए, आदमी का जो दिल है वो कभी ना कभी पसीजता है। उसमें से बहुत सारे कुछ 4, 5, 10% है कि उनके लिए आप अपनी गर्दन भी कटा देंगे तब भी आपको कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन 90% हमारे जो भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं इंसाफ के प्रति, भाईचारे के प्रति, सोशल हार्मनी के प्रति वो धड़कता है, और उनके दिलों को आप जीतने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस फॉर इनजस्टिस। इंसाफ के लिए जीरो, नाइंसाफी के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मैंने पहले कहा है कि आप एक ऑनर्ड सिटीजन हैं। अगर आपके अधिकारों का कहीं पे कोई हनन करता है तो आप कैसे उसकी हिफाजत करें, ये सीखिए, ये लड़ाई लड़िए। देखिए, ये जो जमहूरियत है इसके 4 पिलर हैं। पहला कौन है? जुडिशियरी है। दूसरा न्यायपालिका है, पहला न्यायपालिका है। दूसरा कार्यपालिका है। तीसरा विधायिका है, और चौथा मीडिया है। अब इनको एक एक करके एनालाइज कीजिए। पहला न्यायपालिका को छोड़ दीजिए, उसकी तटस्थता पे किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है, क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद वहीं से करते हैं। कार्यपालिका किन लोगों के हाथ में है ये पता है, विधायिका किन के हाथ में पता है, मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक क्या चर्चा करता है यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद, पूरे भारत में सूखा पड़ जाए वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की या वाइस वर्सा जो भी है शादी कर ले तो सुबह से लेकर शाम तक उस पर चर्चा करेंगे। उनके एजेंडे में कुछ और है। तो जो भी आपको मिल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका से मिल सकता है। न्याय कैसे हासिल करना ये सीखिए। जब किसी कौमों पे आफत आती है, तकलीफ आती है, तब जाकर के उनके हिडन जो कैपेबिलिटीज है वो बाहर निकल करके आते हैं। जब आपको कोई आदमी दौड़ाएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा हम कितनी तेज भाग सकते हैं। ठीक है, जब नोटबंदी लगी तब पता चला कि घर में औरतों ने कहां पैसे छुपा करके रखे। ठीक है, तो मेरा यह मानना है कि जब आफत आती है, तकलीफें आती हैं, तब आपकी जो एक्चुअल जो कैपेबिलिटी है, एक्चुअल जो हैसियत वो बाहर निकल करके आती है। और ये एकदम सही मौका है
अपनी पूरी हैसियत को पहचानने का, उसको तस्लीम करने का, उसको निखारने का और उसको खर्च करने का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस फॉर इनजस्टिस। पिटीशन कैसे लिखना है, पुलिस स्टेशन में कैसे जाना है, बात कैसे करनी है, पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई नहीं सुनता है तो डीसीपी से कैसे मिलना है, सीपी से कैसे मिलना है, लोअर कोर्ट में कैसे जाना है, हायर कोर्ट में कैसे जाना है, हाई कोर्ट में कैसे जाना है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाना है, ये सीखिए। और अगर आपके ऊपर किसी तरह की कोई नाइंसाफी होती है तो ये मत समझिए कि नेशनल लेवल का कोई आदमी आकर के आपको बचाएगा। आप अपनी यंत्रणा लोकल लेवल पे खुद तैयार कीजिए। और आज आप लोगों ने जो प्रोग्राम ये मुनक्किद किया है, ये बहुत बड़ी एक हिम्मत वाली बात है और बहुत अच्छी बात है। यहां जो बैठे हुए हैं इतने ही लोगों को की एक ग्रुप बननी चाहिए। कल जाकर के आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है, ये सारे जो 10 मुद्दे गिनाए गए हैं, तो आपको बचाने के लिए बॉम्बे से कोई नहीं आएगा, पूना के से कोई नहीं आएगा, दिल्ली से कोई नहीं आएगा। आपको खुद बचना है, आपको सीखना है। और लड़ाई जब तक आखिर तक नहीं लड़ी जाती है तब तक उस लड़ाई को लड़ने का कोई मतलब नहीं। अगर आप कोई लड़ाई शुरू करते हैं, लीगल फाइट, उसको आखिर तक लड़िए। और लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा? कुर्बानी देनी पड़ेगी, पैसे की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी। और जब तक ये नहीं देंगे तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। भूल जाइए 10-15 साल पहले की बात कि दिन भर हमने कमाया, रात में आकर के अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने चैन व सुकून के साथ हम रहे, बच्चों के एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। गया वो जमाना। अपना कुछ वक्त जो गरीब और कमजोर लोग हैं उनके लिए निकालिए, अपने कुछ पैसे। इंसाफ हासिल कैसे हो इसके लिए निकालिए। देखिए, मैं कोई ज्यादा ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो मस्जिद है या मदरसे हैं उनके लिए चंदा मत दीजिए, लेकिन एक अलग फ्रंट खोलिए, और फ्रंट है इंसाफ के लिए चंदा। उन्हें भी दीजिए, उनका कोई अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें भी दीजिए। मस्जिदों को चंदा दीजिए, मदरसों को चंदा दीजिए, लेकिन इंसाफ के लिए भी आप चंदा दीजिए। वक्त का चंदा दीजिए, पैसों का चंदा दीजिए। आपके पास जो एक्सपर्टीज्म है, जो एक्सपर्टीज है, उसका चंदा दीजिए। चौथा मैं बोलूंगा कि आप देख रहे हैं कि बाहर क्या माहौल है। 2-2 रुपए लेकर के लोग ट्रोल करते हैं। वो मोबाइल पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। अपने बच्चों को किताब के सामने बैठाइए, एजुकेशन पे फोकस कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने बच्चों को बैठाइए, और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करने की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसको हासिल करने की आप कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और आखिर में कहना चाहता हूं कि अपने अंदर राजनीतिक चेतना कायम कीजिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने अंदर कायम कीजिए, इस बात का कि हम पॉलिटिकल तौर पर इंपावर्ड कैसे हों। दोस्तों, अभी जयदेव गायकवाड़ साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी बात की। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अध्यक्ष तो होता है, वो आखिर में कॉपी आती है, उस पर साइन कर देता है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने का मतलब है कि उन्होंने एक एक शब्द को पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, उसके एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भाषण दी थी, और वो एक ऐतिहासिक भाषण है। उन्होंने कहा था कि कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लेंगे।
हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर लेंगे, लेकिन उन्होंने 3 चेतावनियां दी थी। पहली चेतावनी उन्होंने दी थी कि हड़तालों, हिंसा का दौर खत्म हो गया, इसके बाद अगर कुछ भी मांगना है तो हमको कानून के दायरे में रह करके मांगना है, यानी कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में कोई कल्ट फिगर नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की पूजा होती है तो धर्म की शांति मिल सकती है, लेकिन अगर लोकतंत्र में अगर व्यक्ति की पूजा होती है तो सीधे तानाशाही की तरफ लेके जाता है। आज आप देख रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा था कि हमारे देश में डेमोक्रेसी उस वक्त तक सही नहीं मानी जाएगी, उस वक्त तक मीनिंगलेस रहेगी, बेमानी रहेगी, जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी को हासिल नहीं कर लेते, सामाजिक लोकतंत्र को हासिल नहीं कर लेते। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि चाहे जो भी ग्रुप हो, चाहे वो मजहब के एतबार से हो, चाहे वो सोशल एतबार से हो, उनका प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हर विधायिका में होना चाहिए। यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आपके आबादी के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज मैंने किताब लिखी, आप देखिए, आप 15% हैं वोटर्स में, 4% हैं पार्लियामेंट में, 9% की कमी है। 545 का 9% कितना होता है? लगभग 50-55 होता है, 55 होता है। 55 खासदार, 55 सांसद, 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमी है। इसको कैसे क्रिएट किया जाए, इस पे विचार कीजिए। महाराष्ट्र के असेंबलीज में 11% के हिसाब से आपके 35 एमएलए होने चाहिए, आज 10 एमएलए हैं, 23 एमएलए की कमी है। अगर सपोज कीजिए कि किसी दिन आपने कुछ करके 25, 26, 30 एमएलए आपने भेज दिया, आपके ऊपर किसी तरह का जुल्म और ज्यादती नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई बिल पास नहीं होगा, आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आपके यहाँ पे इलेक्शन आने वाला है, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका का। आप बैठिए, वोटर लिस्ट निकालिए, आपकी कितनी आबादी है देखिए, हम आबादी के हिसाब से कितने नगर सेवक कॉर्पोरेशन में भेज सकते हैं, इस पे चर्चा कीजिए। और इस तरह से प्लानिंग कीजिए कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो एनसीपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे वो आरपीआई का हो, या चाहे वो वीवीए का हो, किसी भी पार्टी का हो, आपके मुद्दे का सपोर्ट करने वाला कॉर्पोरेटर है तो उसको चुन करके कॉर्पोरेशन में भेजिए। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स हैं, फैक्ट है, उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हेट स्पीच कितना हानिकारक है, कौन कौन दे रहा है, कैसे उसको नहीं पकड़ा जा रहा है, और आपने किसी के सामने एक लाइन की गुस्ताखी कर दी तो आपको 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ये सभी फैक्ट है, इसको यहाँ पे बखान करने की जरूरत नहीं है। बखान करने की जरूरत है सॉल्यूशन, हल क्या। जैसे मैंने पहला कहा, अपने आप को बराबर का शहरी तस्लीम कीजिए, सोशल हार्मनी के लिए काम कीजिए, जीरो टॉलरेंस फॉर इनजस्टिस रखिए, एजुकेशन पे काम कीजिए और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे काम कीजिए। और इसके लिए अपने दौलत और अपने चैन की कुर्बानी देने के लिए आप तैयार रहिए। बहरहाल आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया और सोशल अवेयरनेस के लिए, चेतना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक भाईचारा के लिए जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सब। अशाच काही नवीन बातम्यांच्या अपडेटसाठी आपण पाहत रहा रिपब्लिकन आवाज न्यूज।